अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद भट्टी और आप हमारी सीरीज़ देख रहे हैं वो कौन लोग थे। आज हम इस सीरीज़ में मशहूर राजपूत सूरमा पृथ्वीराज को शिकस्त देने वाले अजीम इस्लामी फातह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी कहाँ पैदा हुआ, उसने कब हिंदुस्तान पर हमले किए, उत्तरायण के मैदान में पृथ्वीराज और दीगर राजपूत राजाओं के साथ उसका जो मुकाबला हुआ उसके क्या नताइज रहे, ये सब कुछ हम देखेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाजरीन, ये 12वीं सदी का वक्त था। गजनवी सल्तनत जवाल का शिकार थी। सुल्तान इब्राहिम गजनवी के बाद अफ़गानिस्तान के इलाके गौर के हुक्मरान मलक तमीज़ुद्दीन ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। उसके बाद उसका बेटा सैफुद्दीन सूरी हुक्मरान हुआ। उसने 1118 से 1153 के ज़माने में बहराम शाह गजनवी के दौरे हुकूमत में शहर पर कब्ज़ा कर लिया और सुल्तान कहलाया। इसके बाद गौरी ख़ानदान से अलाउद्दीन हुक्मरान बना तो उसने 1155 ईस्वी को गजनी भी फतह कर लिया। अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद इक़्तिदार उसके दो भतीजों ग़ियासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी को मिल गया। इस रियासत का असल हुक्मरान सुल्तान ग़ियासुद्दीन गौरी, जबकि शहाबुद्दीन गौरी उसका नायब और फ़ौज का सिपा सालार था। शहाबुद्दीन गौरी, जिसका असल नाम मुइज़ुद्दीन शहाब गौरी था, वो सन 1194 को गौर में पैदा हुआ। ग़ियासुद्दीन ने इक़्तिदार संभालते ही हरात और बल्ख को भी फतह कर लिया और हरात को दारुल खिलाफा बनाकर वहाँ तख्त नशीन हो गया। शहाबुद्दीन को गजनी का सुल्तान बना दिया गया। शहाबुद्दीन ने हुकूमत संभालते ही सल्तनत की वसअत के लिए दीगर इलाकों की तरफ पेशकदमी का फैसला किया और सन 1175 को मुल्तान पर हमला कर दिया। उस वक्त मुल्तान पर करामती ख़ानदान की हुकूमत थी जो इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। करामती राजा के अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात इस हद तक ख़राब थे कि रानी राजा को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जब सुल्तान शहाबुद्दीन को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने एक कासिद रानी के पास भेजा और उसे पेशकश की कि अगर वो उसकी फतह के लिए उसकी मदद करे तो वो उससे शादी करके उसे मलका बना देगा। रानी ने तावन की हामी भर ली और फिर एक दिन उसने बादशाह को जहर देकर मार दिया और शहर के दरवाजे खोल दिए और इस तरह बगैर जंगो जदल के शहाबुद्दीन का मुल्तान पर कब्जा हो गया। मलका ने शहाबुद्दीन के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी और वो मुल्तान की मलका बन गई। सन 1178 में शहाबुद्दीन ने पेशावर को भी फतह कर लिया। अब शहाबुद्दीन का अगला हदफ लाहौर था। उसने 1181 को लाहौर का मुहासरा कर लिया। उस वक्त लाहौर का हुक्मरान खुसरो मलक था। चंद दिन के मुहासरे के बाद खुसरो मलक ने हथियार डाल दिए और यूं लाहौर गौरी रियासत का हिस्सा बन गया। सुल्तान शहाबुद्दीन ने खुसरो मलक को दोबारा लाहौर का गवर्नर बना दिया। गौरी मजीद आगे बढ़ते हुए सिंध पहुंचा और सन 1182 को दीबल शहर को भी फतह कर लिया। दीबल फतह करने के बाद गौरी वापस गजनी चला गया। सन 1184 में शहाबुद्दीन गौरी का भाई ग़ियासुद्दीन इंतकाल कर जाता है। उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन पूरी रियासत का वाहिद हुक्मरान बन जाता है। सुल्तान ग़ियासुद्दीन के मरने पर पंजाब के इलाकों में मशहूर हो गया कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इंतकाल कर गया है। फिर क्या था? सन 1186 को लाहौर के गवर्नर खुसरो मलक ने हिंदुओं और खोखरों के साथ मिलकर बगावत कर दी और लाहौर पर कब्जा कर लिया। जब सुल्तान गौरी को इत्तला मिली तो वो दोबारा लाहौर के लिए रवाना हुआ। उसने लाहौर शहर का मुहासरा कर लिया, लाहौर को फतह किया और खुसरो मलक को इक़्तिदार से अलग कर दिया। लाहौर और मुल्तान फतह करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन ने हिंदुस्तान के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी का इरादा किया। उस ज़माने में राजस्थान,
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर मुश्तमिल राजपूतों की रियासत कायम थी। उस रियासत का दारुखिलाफा अजमेर था और उसका हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान था। लाहौर के बाद गौरी ने पृथ्वीराज के इलाके बठिंडा पर कब्जा कर लिया। सन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा को दोबारा हासिल करने की तैयारियां शुरू कर दी और एक बहुत बड़ी फौज को तैयार करना शुरू किया। उधर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इस बात की इतला हुई तो उसने पृथ्वीराज के पास अपना एक नुमाइंदा भेजा और उसे हथियार डालकर इस्लाम कबूल करने की पेशकश की, जिसके नतीजे में उसकी जान बख्शी का यकीन दिलाया। पृथ्वीराज चौहान पेशकश को मुस्तरद कर देता है और फिर दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की फौजें आमने सामने थीं। राजपूतों की फौज 2 लाख सिपाहियों और 100 हाथियों पर मुश्तमिल थी, जबकि गौरी की फौज उसके मुकाबले में आधी थी और उसके पास सिर्फ प्यादे और घुड़सवार थे। तुर्क फौजियों ने किसी जंग में पहली बार हाथी देखे थे। गौरी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करता है, दायां, बायां और वस्ती दस्ता, जबकि वस्ती दस्ते की कमांड उसने खुद संभाली। दूसरी तरफ राजपूतों की फौज की क़यादत दिल्ली का राजा गोविंदा खुद कर रहा था। घुमसान की जंग का आगाज होता है। गौरी की फौज डट कर मुकाबला करती है, मगर हाथियों के सामने बेबस और खाइफ दिखाई देती है। दाएं और बाएं दस्ते ने भागकर जान बचाई, जबकि वस्ती दस्ते में गौरी खुद बेजिगरी से लड़ा। इस दौरान पृथ्वीराज का भाई सुल्तान गौरी को देख लेता है। उससे मुकाबले में गौरी शदीद जख्मी हो जाता है। उसका एक गुलाम उसे घोड़े पर बिठाकर वहां से उसे ले निकलता है और इस तरह गौरी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता है। गौरी पहले लाहौर और बाद में गजनी वापस चला जाता है। उस शिकस्त का शहाबुद्दीन गौरी को बहुत ज़्यादा दुख और रंज होता है। वो वापस आकर भागने वाले फौजियों और जनरलों को कड़ी सजाएं देता है और कसम खाता है कि पृथ्वीराज से होने वाली शिकस्त का बदला लेने तक वो ना कपड़े तब्दील करेगा, न चारपाई पर सोएगा और ना ही हरम में जाएगा। और उसने अपने इस कसम को पूरा कर दिखाया। वो उस पुराने खून आलूद लिबास के ऊपर लिबास पहन लेता, ज़मीन पर सोता और कभी हरम की तरफ नहीं गया। वो फौज को नए सिरे से मुनज़्ज़म करता रहा, नए हुनर सिखाता रहा और उनकी बेहतरीन तरबियत का एहतमाम करता रहा। उसे एक रोज़ रात को ख्वाब में एक बुज़ुर्ग मिलते हैं और हिंदुस्तान पर हमले का फरमाते हैं। सुबह वो अपने जर्नैलों से मशवरा करता है। जर्नैल कहते हैं कि अभी हमारी फ़ौज पूरे तरीके से तैयार नहीं, लिहाजा ऐसी मुहिम जोई नुकसान का बायस होगी। अगली रात ख्वाब में फिर वही बुज़ुर्ग आते हैं और अपना फरमान दोहराते हैं। सुबह गौरी बहुत से दरवेशों को बुलाकर ख्वाब की ताबीर मालूम करता है। दरवेश कहते हैं कि आप हमले की तैयारी करें, इस मर्तबा आपको रूहानी इमदाद की बिशारत दी गई है। गौरी फौज को तैयारी का हुक्म देता है और पहली जंग के ठीक 1 साल बाद 1192 ईस्वी को फौज लेकर तराइन के उसी मैदान में वापस पहुंच जाता है। अब मुकाबले में पृथ्वीराज चौहान अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ 100 से जायद राजों महाराजों की मुश्तरका 3 लाख फौज और 300 हाथी भी मौजूद थे। पृथ्वीराज चौहान गौरी को एक खत भेजता है और उसमें लिखता है कि अगर तुम्हें अपनी जान का ख्याल नहीं तो अपनी फौज की तबाही को ही बचा लो और वापस चले जाओ। जवाब में गौरी पृथ्वीराज को खत भेजता है और उसे हथियार डालने का मशवरा देता है। अगली सुबह जंग का आगाज होता है। इस मर्तबा गौरी की फौज हाथियों के मुकाबले की तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। घुमसान की जंग होती है। राजपूत राजा भांड राय और गोविंद राय मारे जाते हैं। पृथ्वीराज की फौज पसपाई इख्तियार कर लेती है। पृथ्वीराज जान बचाने के लिए मैदान जंग से भाग जाता है। गौरी फौज उसका पीछा करती है
और दरियाए सरस्वती के किनारे उसे गिरफ्तार कर लेती है। पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के सामने पेश किया जाता है। गौरी उसे बाद में कत्ल करवा देता है। हिंदुस्तान के लोग पृथ्वीराज को अपना हीरो मानते हैं और पृथ्वीराज के कत्ल को अपने अंदाज में पेश करते हैं और उसे एक साजिश करार देते हैं। नाजरीन, ये वही पृथ्वीराज है जिसके नाम पर भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा है, जबकि जवाब में पाकिस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल का नाम गौरी रखा। तो यूं पृथ्वी और गौरी आज भी आमने सामने हैं। नाजरीन, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। गजनवी इलाके फतह करने के बाद वापस चला जाता था, मगर गौरी इन इलाकों को अपनी रियासत में बाज़ाब्ता शामिल करता रहा। पृथ्वीराज चौहान की शिकस्त के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी मजीद आगे बढ़ता रहा और बिहार तक के तमाम इलाके फतह कर लिए। पृथ्वीराज को शिकस्त देने के बाद गौरी कुछ अरसा लाहौर में रुका और फिर गजनी के लिए रवाना हो गया। मौजूदा जेहलम की तहसील सुहावा के करीब 15 मार्च सन 1206 ईस्वी को उसने पड़ाव डाला। रात इशा की नमाज के बाद 20 खोखरों ने उसके खेमे में खुफिया तौर पर दाखिल होकर उस पर हमला कर दिया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तने तनहा उनका मुकाबला करता है और शदीद जख्मी हो जाता है और बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही शहीद हो जाता है। जबकि गौरी फौज के जवाबी हमले में तमाम हमलावर मारे गए। शहाबुद्दीन गौरी को सुहावा से 11 किलोमीटर दूर एक कस्बा कोट धमीक में दफन किया गया। पाकिस्तान के मशहूर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ने 1995 में उसके मज़ार की नए सिरे से तामीर करवाई। लोगों की बहुत बड़ी तादाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार पर हाज़िरी देकर इस अजीम सूरमा को खराज तहसीन पेश करती है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की अपनी कोई औलाद नहीं थी और उसने अपनी ज़िंदगी में ही यह फरमान जारी कर दिया था कि मेरे बाद मेरे ग़ुलाम ही मेरे वारिस होंगे। और फिर उसकी वफ़ात के बाद उसके ग़ुलाम मुख्तलिफ इलाकों के हुक्मरान बने। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर, जबकि नसीरुद्दीन मुल्तान का बादशाह बना। मुख्तलिफ शहरों में शहाबुद्दीन गौरी के ग़ुलाम हुक्मरान थे। इसी बिना पर इस ख़ानदान को ख़ानदान ग़ुलामा कहा जाता है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने जिस सल्तनत को वुसअत दी वो सल्तनत गौरिया सन 1857 तक कायम रही। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये कावश पसंद आई होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आप हमारे चैनल पर मज़ीद तारीख़ी और मालूमाती वीडियोज़ भी देख सकते हैं।